प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेजबान हुदा शाह। ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। नाजरीन, इस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको चीन की मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल तरक्की, पाकिस्तान चीन दोस्ती, सी पैक और दीगर मंसूबों से जुड़ी खबरों से आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम में निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ के चाइना मीडिया ग्रुप को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू को शामिल किया गया है, लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से। पाक चीन मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्जियन 3 कराची में जारी हैं। इन मशकों में नकलो हमल, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, आबदोज शिकन ऑपरेशन किए जा रहे हैं। बहरी मश्क का मकसद पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन का फरोग है। चीन और पाकिस्तान की बहरी अफवाज ने मुश्तरका तौर पर सी गार्जियन 3 मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज कराची नेवल डॉकयार्ड में किया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी बेस के कमांडर रियल एडमिरल लियांग यांग और पाकिस्तान फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने मश्क की इफ्तिताही तकरीब में दोनों अतराफ के डायरेक्टर जनरल्स की हैसियत से शिरकत की। इस बार अपने तीसरे एडिशन में मुनक्किद होने वाली मशकों में दोनों ममालिक के दरमियान हर मौसम में स्ट्रेटेजिक ताउन की शराकतदारी और रिवायती दोस्ती को मुस्तहकम करने और दोनों अफवाज की हकीकत पसंदाना जंगी तरबियत को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मश्क में नकलो हरकत, सर्च एंड रेस्क्यू और आबदोज शिकन ऑपरेशन जैसी मशकें शामिल हैं। बहरी सलामती के चैलेंजेस का मुश्तरका तौर पर जवाब देने के लिए मशकों के दौरान पेशावराना तबादले भी किए गए। चीन के वजीर हाउसिंग ली होंग कहते हैं कि मरकजी हुकूमत आवाम को मयारी रिहाइशगाहें फराहम करने के लिए कोशा है। इस मकसद के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूत और आला मयार की तरक्की चाहते हैं। हाउसिंग और शहरी देही तरक्की के वजीर नीहांग ने सीसीटीवी को एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि चीन अपने रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूत और आला मयार की तरक्की को फरोग देने की कोशिशों को तेज करेगा। नी के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के जुलाई के अवाखिर में मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा लेने और साल की दूसरी छिमाही में माशी उमूर के इंतजामात के इजलास में निशानदही की गई थी कि चीन की रियल एस्टेट मार्केट में रसद और तलब के ताल्लुकात में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई है, जो मौजूदा रियल एस्टेट की सूरत हाल को समझने के लिए इंतहाई अहम है। रसद के नुक्ता नजर से रहने के लिए जगह होने का आम मसला बुनियादी तौर पर हल हो गया है, लेकिन साख्ती खामियां अब भी मौजूद हैं और लोगों को रिहाइश के आला मयार और बेहतर रिहाइश और खिदमात की उम्मीद है। नी ने कहा कि इस मकसद के लिए मरकजी हुकूमत ने मुतादिद इंतजामात किए हैं, जिनमें रियल एस्टेट की तरक्की का एक नया नमूना तामीर करना, मुख्तलिफ मिल्कियत वाले रियल एस्टेट इंटरप्राइजेस की माकूल माली ज़रूरियात को यकसा मयार में पूरा करना, सस्ती रिहाइश की मनसूबाबंदी और तामीर, शहर के अतराफ में मौजूद देहात की तरक्की और बाकायदा और हंगामी इस्तेमाल के लिए अवामी बुनियादी ढांचे की तामीर के 3 बड़े मंसूबों को नाफिज करना शामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुताल्लिका महकमों के साथ मिलकर काम करेगी ताकि मकामी हुकूमतों को इन अहम इंतजामात को नाफिज करने, लोगों की रिहायशी ज़रूरियात को पूरा करने और रियल एस्टेट मार्केट की मुस्तहकम और आला मयार की तरक्की को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा सके। चीन के मरकजी बैंक ने स्ट्रक्चरल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का सिलसिला नाफिज कर दिया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर का कहना है कि शरह सूद को मौसर तरीके से कम करना चाहते हैं। हुकूमत अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर पेंगकोंग शेंग के मुताबिक हकीकी मईशत के लिए चीन की हालिया माली मदद ने माशी बहाली को तक़वियत दी है, जिससे मालियाती शोबे को माली खतरात कम हुए हैं और हकीकी मईशत की बेहतरी में रहनुमाई मिली है। मरकजी बैंक ने स्ट्रक्चरल मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का एक सिलसिला नाफिज किया है, जिसमें डिपॉजिट रिजर्व तनासुब में कटौती, दरमियानी और तवील मुद्दत में 1 ट्रिलियन युआन जारी करना और पॉलिसी तनासुब को कम करना शामिल है, जिससे मार्केट की शरह सूद को मौसर तरीके से कम किया जा सकता है। कर्जों की साल बसाल तरक्की की शरह मुसलसल 4 सालों से 20% से तजावुज़ कर रही है और क्रेडिट अकाउंट्स की तादाद 60 मिलियन से तजावुज़ कर गई है, जो 2019 के आखिर के मुकाबले में दुगनी है। साइंस और टेक्नोलॉजी में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के लिए कर्जों में बिलतरतीब 23%, ग्रीन लोन्स में 37% और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए दरमियाने और तवील मुद्दती कर्जों में बिलतरतीब 38% इजाफा हुआ। हांगकांग ग्रेटर बे एरिया इक्तिसादी पावर हाउस में तब्दील होता जा रहा है। दरिया और समंदर को जोड़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन चैनल की वजह से ग्वांगचू शहर बड़ा लॉजिस्टिक मरकज बन चुका है।
जनूबी चीन में ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ, ग्रेटर बे एरिया को मुल्क की इक्तिसादियात में सबसे नुमाया समझा जाता है। ग्वांगडोंग का सूबाई दारुल हुकूमत ग्वांगचू एक बड़े लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर काम करता है, जिसमें नानशा की बंदरगाह है जो 100 से ज्यादा ममालिक से मुंसलिक है। इस शहर के पास दरिया और समंदर के जरिए आबी नक्लो हमल के चैनल्स और समंदर और रेल को जोड़ने वाला इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन चैनल दोनों हैं। लिहाजा ये पूरे पर्ल रिवर डेल्टा और अंदरून मुल्क सूबों बशमूल जियांगसी, हनान, गोयजू, यूनान, सिचुआन और चोंगचिंग को जुड़े हुए है। HA हांगकांग और मकाओ यूथ इंक्यूबेशन सेंटर के कयाम ने हांगकांग और मकाओ के बहुत से कारोबारी अफराद को चीनी मेनलैंड में कारोबार के आगाज में मदद की है। ये सेंटर मुस्तकबिल में न सिर्फ ग्रेटर बे एरिया में कंपनियों को तरक्की करने के काबिल बनाएगा, बल्कि बैनुल अक़वामी कंपनीज को भी मुतासिर करेगा। मुख्तलिफ शहरों के फवाइद को यकजा करके ग्रेटर बे एरिया एक पावर हाउस बन रहा है जो मकामी मईशत को फरोग देने में मदद करता है और चीन को दुनिया के लिए मजीद खोलता है। चीन के मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि एतदाल पसंद कुव्वत एल नैनो अगले मौसम बहार तक जारी रहेगा। एल नैनो से चीन में मौसम खज़ा और मौसम बहार मुतासिर होगा। जनूबी चीन में बारिशों में इजाफा होगा। चीन के नेशनल क्लाइमेट सेंटर के एक माहिर का कहना है कि एतदाल पसंद कुव्वत एल नैनो की तश्कील हुई है और ये अगले मौसम बहार तक जारी रहेगा। एल नैनो कुदरती तौर पर पैदा होने वाला आबो हवा का एक नमूना है जिसकी खुसूसियत वस्ती और मशरकी बहरुल काहिल में समंदर की सतह के दर्जे हरारत में इजाफा है। आलमी मौसमियाती तंजीम के मुताबिक ये आम तौर पर हर 2 से 7 साल में होता है और 9 से 12 माह तक रहता है। माहिरीन के मुताबिक एल नैनो और ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर होने वाला आलमी औसत दर्जा हरारत 2016 में कायम करदा अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा, जो रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक का गर्म तरीन साल है। नेशनल क्लाइमेट सेंटर ने भी एल नैनो के हवाले से नवंबर के अवाइल में एक बाज़ाब्ता ऐलान जारी किया था। सेंटर के आबो हवा की निगरानी के दफ्तर के मुताबिक एल नैनो की तश्कील और दीगर मौसमियाती अवामिल को मद्देनजर रखते हुए 2023 का आलमी औसत दर्जा हरारत मुमकिना तौर पर 2016 के रिकॉर्ड्स को तोड़ रहा है, जो 1850 के बाद से गर्म तरीन साल बन रहा है, जिससे मुल्क में मौसम खज़ां और मौसम सरमा मुतासिर होगा। जनूबी चीन में बारिशों में नुमाया इजाफा होगा, जबकि इस बात के इम्कानात बढ़ रहे हैं कि शिमाली चीन में मौसम सरमा मामूल से कहीं ज्यादा गर्म होगा। तवक्को है कि इस मौसम सरमा में मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल के करीब या इससे ज्यादा रहेगा। माहिरीन का कहना है कि मसनूई ज़हानत इंसानों की जिंदगियों को बहुत आसान बना सकती है, ताहम मसनूई ज़हानत की तरक्की इंसान पर मबनी उसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। चीन ने मसनूई ज़हानत के फरोग के लिए कई अहम इक़दामात उठाए हैं। वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस वुचिन समिट 2023 के माहिरीन ने मसनूई ज़हानत की तरक्की के बारे में तबादला ख्याल करते हुए कहा है कि मसनूई ज़हानत लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकती है, लेकिन इसकी तरक्की इंसान पर मबनी उसूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। मशरक़ी चीन के सूबे ज़ीजियांग में होने वाले सरबराही इजलास के दौरान बहुत से माहिरीन ने मसनूई ज़हानत की तरक्की और मुमकिना चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया और मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजीज़ के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए गवर्नेंस मैकेनिज़्म पर जोर दिया। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि मुस्तक़बिल की तरक्की में हमें इस हकीकत पर गौर करना चाहिए कि मसनूई ज़हानत को इंसानी ख्यालात और सकाफत को सबसे अहम मरकज़ के तौर पर लेना चाहिए। इंटरनेट सारिफीन की एक बड़ी आबादी के हामिल मुल्क के तौर पर चीन ने हालिया बरसों में मसनूई ज़हानत की तरक्की और इस्तेमाल को रेगुलेट करने में काफ़ी पेशरफ्त की है और खुसूसी साइबर और डेटा सिक्योरिटी कवानीन के साथ साथ ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी भी मुतारिफ करवाई है। साथ ही इंटरनेट की आलमी गवर्नेंस में चीन ने गलत मालूमात का मुकाबला करने, टेलीकॉम फ्रॉड और साइबर क्राइम का मुकाबला करने के लिए ताउन भी किया है। माहिरीन ने इत्तेफाक किया कि मसनूई ज़हानत की सनत अभी पुख्ता नहीं हुई और मुस्तक़बिल की तरक्की की पेशगोई नहीं की जा सकती। माहिरीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी बरादरी को मसनूई ज़हानत की तरक्की में अखलाकी मायारात को बेहतर बनाना जारी रखना चाहिए और क़वानीन, क़वाइद व ज़वाबित और पॉलिसियों को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए ताकि आलमी मसनूई ज़हानत की तरक्की इंसानों पर मरकूज़ रहे। चीन में डबल 11 शॉपिंग मुहिम के दौरान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर चीनी साख्ता 16 जदीद तरीन मसनूआत की नुमाइश की गई, जिनमें सारिफीन ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ताहम हुकाम का कहना है कि 9,99,000 युआन से जायद कीमत वाली अशिया सिर्फ डिस्प्ले के लिए थी।
रवां साल डबल 11 शॉपिंग मुहिम के दौरान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर चीन की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइंदगी करने वाली 16 जदीद तरीन मसनूआत की नुमाइश की गई है, जिसने अवाम की तवज्जो हासिल की है। जदीद मसनूआत में चीन का डीप सी नंबर 1 एनर्जी स्टेशन, जो 1 लाख टन गहरे समंदर में दुनिया का पहला ज़ेर-ए-आब तेल की पैदावार और स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, दुनिया की सबसे बड़ी शाफ्ट बोरिंग मशीन ड्रीम, चीन का मकामी तौर पर तैयार करदा Z-20 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और दुनिया का पहला तिजारती मॉड्यूलर प्रेशर वाटर रिएक्टर लिंग लॉन्ग 1 शामिल हैं, जिसे पोर्टेबल न्यूक्लियर जनरेटर पावर बैंक भी कहा जाता है। ये अशिया ताओबाओ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रियासती मिल्कियत की असासों की निगरानी और रियासती कौंसिल के इंतजामी कमीशन की शॉप पर मौजूद हैं। तमाम वो अशिया जिनकी कीमत 9,99,000 युआन है, सिर्फ डिस्प्ले मकासद के लिए हैं। इन जदीद तरीन मसनूआत को निस्फ माह कबल शेल्फ पर रखने के बाद से अब तक 1 करोड़ से जायद सर्च और 1 अरब से जायद बार देखा जा चुका है। इस ऑनलाइन नुमाइश का मकसद अवामी आगाही और चीन में सनती चेन की तरक्की को फरोग देना है। शॉपिंग फेस्टिवल सन 2023 में अपने 15वें साल में है, जिसमें कोरियर कंपनियां खरीदारों के लिए तेज लॉजिस्टिक्स सर्विस फराहम करती हैं। आदाद शुमार के मुताबिक चीन की खुर्दा मार्केट में ई कॉमर्स की रसाई की शरह साल ब साल बढ़ रही है। रवां साल जनवरी से सितंबर तक कौमी ऑनलाइन रिटेल फरोख्त में 11.6% इजाफा हुआ, जो सारिफीन की अशिया की कुल खुर्दा फरोख्त की शरह नमू से 4.8% ज्यादा है। फिजिकल सामान की ऑनलाइन खुर्दा फरोख्त ने मुल्क में सारिफीन के सामान की कुल खुर्दा फरोख्त में 33.9% का हिस्सा डाला है। चीन के स्कूल तलबा ने इंटरनेशनल जीनियाती इंजीनियर्ड मशीन मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया। टीम ने इंसानी आंतों के माइक्रोबायोटा में निकोटीन कम करने वाले एंजाइम्स दरियाफ्त किए थे। बीजिंग ईचुआंग एक्सपेरिमेंटल मिडिल स्कूल ने 3 दीगर खुसूसी अवार्ड्स भी अपने नाम किए। एक चीनी हाई स्कूल की टीम ने अपनी तहकीक निकोटीन किलर के लिए रवां बरस का बैनुल अक़वामी जीनियाती इंजीनियर्ड मशीन तलाई तमगा अपने नाम किया। ये मुकाबला दुनिया में हयातियात के सबसे बावकार मुकाबलों में से एक है। बीजिंग ईचुआंग एक्सपेरिमेंटल मिडिल स्कूल की टीम ने 3 दीगर खुसूसी अवार्ड्स भी जीते। प्रोजेक्ट टीम के मुताबिक कई साल पहले नेचर मैगजीन में शाया होने वाली एक दस्तावेज में इंसानी आंतों के माइक्रोबायोटा में निकोटीन को कम करने के एक एंजाइम को दरियाफ्त किया गया था। मौजूदा तहकीक में इस एंजाइम की कारकर्दगी को बढ़ाने पर काम किया गया। लेबॉर्ट्री में तकरीबन 2 साल की कोशिशों के बाद टीम निकोटीन की मिकदार को कम करने के 3 तरीके दरियाफ्त करने में कामयाब हुई, जिनमें फ्यूजन प्रोटीन बनाना, म्यूटेशन टेक्निक का इस्तेमाल और सेल की सतह के डिस्प्ले सिस्टम को इस्तेमाल में लाना शामिल है। टीम के मुताबिक ये तहकीक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में निहायत मुश्किल समझी जाती है। तजर्बात के दौरान टीम को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, मगर आज ये तलबा खुश हैं कि उन्होंने तिब्बी मैदान में ऐसा काम किया है जो इंसानी सेहत की बेहतरी में मुआविन साबित होगा। चीन के किसान मौसम सरमा की फसलों की कटाई में मसरूफ हैं। मुख्तलिफ सूबों की काउंटीज में अलग अलग किस्म की फसलें काश्त की गई हैं। मारूफ कंपनीज और ज़राई कोऑपरेटिव के दरमियान ताउन से रिकॉर्ड फसल हुई है। चीन के बेशतर हिस्सों में मौसम सरमा शुरू हो चुका है, लिहाजा इस वक्त किसान सब्जियों की जल्द अज जल्द कटाई में मसरूफ हैं ताकि उनकी वाफर फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। मशरिकी चीन के सूबे शांगडोंग की लीनी काउंटी में सैकड़ों हेक्टर पर सब्जियां पक चुकी हैं और कटाई की मुंतजिर हैं। शिमाली चीन के सूबे हेबे की इनपिंग काउंटी में शाओबाई जोइयाम की बड़े पैमाने पर काश्त के फरोग और मारूफ कंपनियों और ज़राई कोऑपरेटिव्स के दरमियान ताउन की बदौलत इस साल बहुत ज्यादा फसल हासिल हुई है। इनपिंग में शाओबाई जोइयाम की काश्त का रकबा 1333 हेक्टर से ज्यादा तक पहुंच गया है। फी एकड़ पैदावार 30,000 किलोग्राम और फी एकड़ मुनाफा 467 से 533 युआन है। इसी तरह जुनूब मगरबी चीन के फ्लिंग डिस्ट्रिक्ट की चोंगचिंग म्यूनिसिपैलिटी में तकरीबन 35,667 हेक्टर पर सब्जियां कटाई के लिए तैयार हैं। यहां से हर रोज 1,000 टन से ज्यादा सब्जियां जिला भर में किसानों की मंडियों और सुपर मार्केटों में पहुंचाई जाती हैं, जो सारिफीन को वसी इंतखाब की पेशकश करती हैं। सूबा हेलॉन्ग जियान में खज़ां के अनाज की खरीदारी मुनज़्ज़म तरीके से जारी है। किसानों की सहूलत के लिए स्मार्ट ग्रीन स्टोरेज मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाया गया। अनाज के काश्तकार अज खुद बगैर किसी कागजी कार्रवाई अपनी पैदावार को फरोख्त कर सकते हैं।
شمال مشرقی چین کے صوبے ہیلونگ جیانگ میں خزاں کے اناج کی خریداری منظم طریقے سے جاری ہے۔ ایک مقامی گودام کی انتظامیہ نے کسانوں کی سہولت کے لیے ایک اسمارٹ مینجمنٹ پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے۔ یہ اسمارٹ گرین اسٹوریج مینجمنٹ پلیٹ فارم اناج کی انوینٹری کے ڈیجیٹل انتظام کو باسہولت اور اناج کی فروخت کے عمل کو ہموار بناتا ہے۔ ایک انٹیلیجنٹ کارڈ کے ساتھ ہیلونگ جیانگ کے شہر شیشی ہار میں اناج کے کاشتکار بغیر کسی کاغذی کارروائی کے اپنی پیداوار فروخت کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت اناج کی فروخت کے عمل کو چیک کر سکتے ہیں۔ شیشی ہار کی تیلائی کاؤنٹی کے اس گودام میں خرید و فروخت کرنے والوں کو کم وقت میں زیادہ سہولت دستیاب ہو چکی ہے۔ انٹیلیجنٹ کارڈ کی مدد سے اناج کا وزن، خرید و فروخت کا ریکارڈ اور ادائیگی کا عمل 30 منٹ کے اندر اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ تیلائی کا مقامی اناج بیورو بھی اناج کی خریداری کے اس نئے نظام کی نگرانی کرتا ہے تاکہ یہ تمام عمل شفاف، منظم اور مستحکم رہے۔ جمعے تک ہیلونگ جیانگ نے 11.21 بلین کلو گرام اناج خریدا ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 280 ملین کلو گرام زیادہ ہے۔ کراس اسٹریٹ اسٹوڈنٹ بیس بال لیگ کے فائنلز کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایونٹ میں چائنیز مین لینڈ اور چائنیز تائیوان کے 800 سے زیادہ کھلاڑی شریک ہیں۔ فائنل مقابلے نانشان ڈسٹرکٹ کے 8 مختلف گراؤنڈز میں منعقد ہوں گے۔ کراس اسٹریٹ اسٹوڈنٹ بیس بال لیگ کے فائنلز کا آغاز ہفتے کو جنوبی چین کے صوبے گوانگڈونگ کے شہر شینزین میں ہوا، جس میں چائنیز مین لینڈ اور چین کے تائیوان سے 800 سے زیادہ کھلاڑی شریک ہیں۔ 8 روزہ مقابلوں میں عمر کے اعتبار سے 4 گروہوں میں کل 840 طلبہ بیس بال کے 80 مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ یہ فائنل نانشان ڈسٹرکٹ کے 8 گراؤنڈز میں منعقد ہوں گے۔ اس موقع پر شینزین شہر کی انتظامیہ شرکاء کے لیے بہت سی سرگرمیوں کی میزبانی کر رہی ہے۔ مقابلوں کے دوران سماجی تبادلوں اور دعوتوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ایک طرف چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑی بہت پرجوش دکھائی دیتے ہیں تو دوسری طرف مقابلوں کے شائقین کا جوش بھی دیدنی ہے۔ چین کے تائیوان کے لوگ ترقی کی تلاش میں چائنیز مین لینڈ پر آتے ہیں۔ ان میں کاروباری حضرات، طلباء، فنون لطیفہ سے منسلک افراد اور مختلف شعبوں کے ماہر وغیرہ شامل ہیں۔ مقابلے دیکھنے کے لیے آنے والوں میں ایسے بہت سے لوگ بھی شامل ہیں۔ 2017 میں شروع ہونے والے بیس بال لیگ کے فائنلز میں آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں سے 3000 سے زیادہ طلباء کھلاڑی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ چین کے 3 نئے مقامات اہم زرعی ورثے کے نظام کے طور پر نامزد کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے ان مقامات کو نامزد کیا۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن نے چین کے 3 نئے مقامات کو عالمی سطح پر اہم زرعی ورثے کے نظام کے حصے کے طور پر نامزد کیا ہے۔ نئے نامزد کردہ مقامات میں شمالی چین کے صوبہ ہیوے کی کوانگچین مانچو خود اختیار کاؤنٹی میں شاہ بلود کا روایتی ایکو پلانٹنگ سسٹم، مشرقی چین کے صوبے زیجیانگ کی شیانجو کاؤنٹی میں قدیم چینی ویکس بیری کی کاشت کا جامع نظام اور مشرقی چین کے صوبے آنہوئی کے ٹونگلنگ شہر میں سفید ادرک کی کاشت کا نظام شامل ہیں۔ ان 3 مقامات کے اضافے کے ساتھ عالمی سطح پر اہم زرعی ورثے میں شریک چینی مقامات کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ زرعی ثقافتی ورثے کے پیچھے ماحولیاتی تحفظ کے لیے مضبوط عزم دکھائی دیتا ہے۔ یہ ورثے کے نظام نہ صرف حیاتیاتی تنوع کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ متعلقہ علاقوں کی پائیدار ترقی میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوانگچینگ میں شاہ بلود کی روایتی کاشتکاری نے علاقے میں مٹی کے کٹاؤ کو روکنے کے ساتھ علاقے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح ویکس بیری کی کاشت شہد کی پیداوار میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کاشتکار شہر کی تاریخی حیثیت کی بحالی کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 لاکھ کی آبادی والا یہ سیاحتی شہر 2000 سال سے زائد قدیم ہے۔ کاشتکار کے پتھر مخصوص فن تعمیر ساری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں واقع کاشغر شہر کی تاریخی حیثیت کو بحال رکھنے کے لیے مرکزی و مقامی حکومتوں کی جانب سے بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ 2 لاکھ کی آبادی والا یہ شہر 2000 سال سے زائد قدیم ہے۔ یہ اپنی قیمتی پتھروں کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتا تھا۔ یہاں کا مخصوص فن تعمیر ہمیشہ سے اس شہر کی خوبیوں میں نمایاں اضافہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر آج بھی سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتا ہے۔ یہاں کی پرانی رہائشی عمارتوں کا بنیادی ڈھانچہ لکڑی سے بنا ہے، جو رہائشیوں کی زندگیوں کے لیے مخفی خطرہ ہے۔ حکومت کی جانب سے مرمت اور دیکھ بھال کے کام میں ان خطرات کو کم کرنے اور اس بارے میں آگاہی بڑھانے پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ قدیم شہر کے اس طرز تعمیر کی وجہ سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد یہاں آتی ہے، جس نے مقامی لوگوں کو روزگار کے بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں۔ تزئین و آرائش اور روایتی ثقافتی آثار کے تحفظ کے امتزاج نے پرانے شہر کو دوبارہ زندہ کرنے میں مدد کی ہے۔
जैलिन शहर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली है। पूरा शहर खूबसूरती के बायस सफेद परिस्तान में बदल चुका है। ये शिमाल मशरकी चीन का शहर जैलिन है। मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने यहाँ के मनाजिर को बदल दिया है। ऐसा लगता है कि दरिया के किनारों पर परियां सफेद लिबास पहने खड़ी हैं। बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर उड़ा दी है और ये पूरा इलाका परिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। दरियाए सोंगवा सूबा जैलिन के जैलिन शहर के बीचों बीच गुजरता है। ये दरिया हर मौसम में शहर के हुस्न को चार चांद लगाता है, लेकिन मौसम सरमा की अपनी ही खास बात है। मौसम जैसे जैसे सर्द होने लगता है, धुंध दरिया के किनारों पर डेरे डाल देती है और दरख्त सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। यहाँ के दिलकश मनाजिर शहरियों को कम दर्जे हरारत और सर्दी की शिद्दत को फरामोश करने पर मजबूर कर देते हैं और वो यहाँ के दिलकश मनाजिर से भरपूर अंदाज में लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। निगरान वजीर आजम पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पाकिस्तानी और चीनी अवाम सोलमेट्स हैं। दोनों मुल्कों ने हर तरह की सूरत हाल में एक दूसरे का साथ दिया। सदर शी जिनपिंग इंतहाई ज़िरक और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। हमें सदर शी जिनपिंग की क़यादत से मजीद तहरीक हासिल करनी चाहिए। चीनी जदीदियत की इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। CPEC के जरिए पाकिस्तान में $25 बिलियन से जायद की सरमायाकारी हुई। निगरान वजीर आजम ने दौरे चीन के दौरान CMG को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान के वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने बीजिंग में अपने क़याम के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात और चीन की जदीदियत के बारे में CMG को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तान और चीन के अवाम को सोलमेट्स करार देते हुए इनकी मजबूत दोस्ती को सराहा। चीन और पाकिस्तान ने मई 1951 में बाज़ाब्ता तौर पर सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। 70 साल से ज़ायद अरसे से दोनों ममालिक ने हर तरह की सूरत हाल में एक दूसरे का साथ दिया। तमाम तर आलमी तब्दीलियों और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद अपनी आहनी दोस्ती बरकरार रखी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन पाक दोस्ती की जड़ें अवाम के दिलों में उतर चुकी हैं। वो मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं। इसकी एक मिसाल चाइना में मिडिल स्कूल की वो तालिबा है जिसने गुज़श्ता साल अपना तमाम जेब खर्च पाकिस्तान को अतिया कर दिया। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब का शिकार हुआ था। 2008 में इस बच्ची का आबाई शहर सिचुआन एक ज़बरदस्त ज़लज़ले के बाद तबाह हो गया था। ऐसे में पाकिस्तान ने चीन की भरपूर इमदाद की थी और इस तालिबा का ये अतिया उस इमदाद की शुक्रगुजारी का इजहार था। ये मिसाल देते हुए अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ये पाकिस्तान की चीन के लिए या चीन की पाकिस्तान के लिए मदद नहीं, ये वो एहसास है, वो राय है जो दोनों अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुकी है। 2020 के अवाइल में जब कोविड की वबा फैली तो पाकिस्तान ने अपना मास्क स्टॉक चीन को अतिया किया और जब 2022 में पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब से मुतासर हुआ तो चीन ने फौरी तौर पर इमदाद फराहम की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सदाबहार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव शराकतदारी के मजमूई माहौल के अलावा अवामी सतह पर भी दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। चीनी लोग पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गर्विदा हैं। अवाम से अवाम के दरमियान मज़ीद मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से उनका कहना था कि सकाफती तबादले, इस सिलसिले में प्रोग्राम्स, स्कॉलर्स, थिंक टैंक्स, डायलॉग्स और सयाहत ये बहुत अहम शोबे हैं और इनमें ताउन और तबादलों को मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ मीडिया के ज़रिए हम मौसीकी, ड्रामास, तारीख़ी दस्तावेज़ी फ़िल्म्स बनाने और अपने अपने हीरोज़ से मुतारिफ़ करवाने पर काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी और इस हवाले से उनका कहना था कि चीनी सदर एक ज़ीरक और मुतासिर कुन शख्सियत हैं जिनके बर्ताव में गर्मजोशी और शख्सियत में समुंदर की गहराई है। हमें इनकी क़यादत से मज़ीद तहरीक हासिल करनी चाहिए, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। चीनी जदीदियत के बारे में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चीन जदीदियत की एक मुनफरिद राह पर गामजन है।
جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ سب سے زیادہ دلچسپ اور پرکشش ماڈلز میں سے ایک ہے۔ انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا نمونہ دیکھا گیا ہو جہاں معاشروں نے اس طرح کی بڑی جست لگائی ہو کہ سفر دیر سے شروع کیا ہو اور جلدی مکمل کیا ہو۔ دیر سے شروع کر کے جلد مکمل کرنے کی مثال صرف چین نے ہی پیش کی ہے۔ سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ان 150 سے زائد ممالک میں شامل ہے جنہوں نے چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ چین کے مجوزہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم منصوبہ چین پاک اقتصادی راہداری ہے۔ اس کے ہموار نفاذ کے ساتھ پاکستانی عوام کو گزشتہ دہائی کے دوران عملی اور حقیقی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ 2022 کے آخر تک سی پیک کے ذریعے پاکستان میں کل 25.4 بلین امریکی ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری آئی، 1.5 لاکھ سے زائد ملازمتیں پیدا ہوئیں اور پاکستان کو تقریباً 8,000 میگا واٹ بجلی، 510 کلومیٹر ہائی ویز اور 886 کلومیٹر نیشنل کور پاور ٹرانسمیشن نیٹ ورک میں مدد ملی۔ اس تمام پیش رفت نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کے رابطے اور صنعت کاری کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی ہے، جس سے ملک کی پائیدار اقتصادی اور سماجی ترقی کو مؤثر طریقے سے فروغ دیا گیا ہے۔ ارلی ہارویسٹ پروگرام جو سی پیک کا پہلا مرحلہ تھا، اس میں گوادر پورٹ کی ترقی کے ساتھ ساتھ روڈ اینڈ ایئرپورٹ کنیکٹیویٹی اور پاکستان میں توانائی کے منصوبے شامل تھے۔ پاکستان توانائی کی کمی کا شکار ملک ہے، لیکن اب ہم اپنے قومی گرڈ سسٹم میں تقریباً 8,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے اور اس میں حصہ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں۔ روزگار کے حوالے سے بھی مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ بلوچستان اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں تبدیلی یقیناً صنعت کاری کی تبدیلی اور تنوع پر منحصر ہوگی، اور خاص طور پر ہمارے خصوصی اقتصادی زونز جس کے حوالے سے ہم بہت پر امید ہیں۔ یہ مرحلہ درحقیقت ہمارے روزگار اور سائٹ پر انفراسٹرکچر کو مزید بڑھانے پر گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ معروف تجزیہ کار ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی نظریں امریکہ اور چین کے صدور کی ملاقات پر مرکوز ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ BRI کے ثمرات سے سب کو مستفید ہونا چاہیے۔ صدر شی جن پنگ کے پیش کردہ اسپیشل انیشیٹو بہترین ڈپلومیٹک فارمولا ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ چائنا میڈیا گروپ کی اردو سروس سے میں ہوں عفت۔ اس وقت دنیا کی نظریں دو بڑے عالمی رہنماؤں چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن کی ملاقات پر مرکوز ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ امریکی صدر کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ امریکی صدر سے ملاقات کریں گے اور ایپیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ چینی صدر کے دورہ امریکہ کی کیا اہمیت ہے اور دونوں رہنماؤں کی ملاقات کیسے دنیا کے بہترین مفاد میں ہے، اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں جناب ہمایوں خان۔ چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات کو دو بڑی طاقتوں کے درمیان تعلقات کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، جو چینی صدر شی جن پنگ ہیں اور امریکی صدر جو بائیڈن ہیں، ان کے درمیان یہ جو ملاقات ایشیا پیسیفک ایپیک کے فورم کے جو ہے سائیڈ لائنز پہ ہو رہی ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان جو تعلقات ہیں، ان کے تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت اہمیت کا حامل۔ اس وقت دنیا کو مختلف معاشی چیلنجز درپیش ہیں۔ چین اور امریکہ دنیا کے صف اول کی معاشی قوتیں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بہتر معاشی تعلقات عالمی معیشت کو کیا فائدہ دیں گے؟ تو دونوں ممالک کے درمیان بہتر جو معاشی تعلقات ہیں وہ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن ایک سائڈ پہ جب ہم نے دیکھا کہ دنیا کے 155 کے ممالک، 30 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، اور وہ جو ہیں وہ بیلٹ اینڈ روڈ، گلوبل GDI، GSI، جن کا بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، گلوبل سیکیورٹی، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو، اس کا حصہ بن کے دنیا کے مختلف علاقوں میں، جس میں اب میں آپ کو اگر کنکریٹ اگزامپل دوں تو مسلم امہ کی اگزامپل ہے، جس میں سعودی عربیہ اور ایران جو ہے وہ دنیا کے وہ دو بڑے مسلم ممالک تھے جن کے درمیان تعلقات پچھلے چند دہائیوں میں خراب تھے۔ اس کو چین نے بہتر کرنے کی کوشش کی، رپروچما کروایا گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو سے۔
चीनी सदर दौराए अमेरिका के दौरान एपेक समिट में भी शिरकत करेंगे। आपकी नज़र में इस इजलास की क्या अहमियत है और एशिया पैसिफिक इक़्तिसादी ताउन दुनिया के लिए कैसे अहम है? देखिए, ये अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि एक बहुत बड़ा अहमियत का फोरम है जिसमें 50% की आबादी है और 50% के करीब जीडीपी है जो दुनिया को रिप्रेजेंट करती है। चीन का वो सिस्टम जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पिछले 10-12 सालों में दुनिया के सामने लाया। अब ये एक मेरी ज़ाती राय है, आप उससे शायद एग्री करें या ना करें। अब अगर हम एशियाई ममालिक की जो तादाद को ले लें तो वो ऑलरेडी मैं आपको पहले इससे बता चुका हूँ कि बेल्ट एंड रोड के अंदर 155 से ज़्यादा ममालिक इसका हिस्सा बन चुके हैं। तो जो BRI के फ़रोग में जो एशिया पैसिफिक समिट को जो लोग इस पे सवाल कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसके 90% ममालिक इसका हिस्सा हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चीनी इस मॉडल को, जो कि ना सिर्फ इकोनॉमिक मॉडल है बल्कि इंटरडिपेंडेंस का मॉडल है, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जो लोगों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी अचीव करने में, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के मकासद अचीव करने में और ज़िंदगी के ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करता है जो शायद ही कोई और सिस्टम, शायद ही कोई और मैकेनिज़्म जो है वो करता है। दुनिया को इस वक्त एक पेचीदा सूरत हाल का सामना है। सदर शी ने इसी तनाजुर में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव पेश किए हैं। तो आपके ख्याल में ये तीनों इक़दाम आलमी अमन और तरक्की के लिए क्या अहमियत रखते हैं? सदर शी जिनपिंग के जो 3 या 4 स्पेशल इनिशिएटिव हैं, मेरा ज़ाती राय में और मेरा ख्याल है कि आप उससे मुझसे एग्री करेंगे, कोई उससे बेहतर डिप्लोमेटिक फार्मूला अभी तक दुनिया के किसी लीडर ने नहीं दिया। उनके जो फार्मूलाज, उनके जो आइडियल्स या जो उनकी चीज़ें हैं, अभी तक जो उनकी सक्सेसेस देखें तो इस हद तक हैं कि शायद इससे पहले किसी भी वर्ल्ड लीडर ने इतनी बड़ी सक्सेसेस इतने चंद छोटे अरसे में हासिल नहीं की। और जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने जो है G77 प्लस चाइना के अंदर ग्लोबल साउथ ने ग्लोबल नॉर्थ को जो है वो इस चीज़ के ऊपर राग़िब किया कि जो उन्होंने तरक्की की पिछले 100 सालों में या 200 सालों में, अब उसका जो है एक डिविडेंड है जो उनको भरना पड़ेगा। चाइना की जो लीडरशिप है उसने दुनिया के अंदर और दुनिया के सामने आके बताया कि एक अल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम जो है ना इस ऐसे बड़े जो फोरम है, एपेक समिट हो गया या जो BRI है या जो उसके अलावा G77 है, G20 है, G8 है, ये G7 है आजकल, तो उसमें चाइना का जो वर्जन है उसको अगर माना जाए, समझा जाए, उसके ऊपर काबिल अमल बहस की जाए तो एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म सामने आ सकता है जो पूरी दुनिया के लिए बेहतरी का जो है वो मौजब बन सकता है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीन में इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फरोग पा रही है। चीन का बंदरगाही शहर चिंगजिंग मेरीन इंडस्ट्री के लिए दुनिया में मशहूर है। यहाँ वाकया एक स्मार्ट फैक्ट्री में डीप सी 1 एनर्जी स्टेशन बनाया जा रहा है जिसकी मदद से ऑफशोर ऑपरेशंस के जरिए गैस और तेल की समंदर से पैदावार की जा रही है। इंसान पब इंजन पर मुबनी सनत 1.0 के दौर से बरकी करबे की हामिर सनत 2.0 के दौर तक और फिर इंफॉर्मेशन पर मुबनी सनत 3.0 के दौर से जल्दे हुए जहानत पर मुबनी सनत 4.0 के दौर में दाहिर हो चुके हैं। चीनी मैन्युफैक्चरिंग तेजी तब्दीली के जरिए नए दौर में आलमी सनत तरक्की के रहर की क़यादत कर रही है।
अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दर हकीकत आज की चीनी सदत को बयान करने के लिए खास मैन्युफैक्चरिंग की बजाय इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा मुनासिब है। आज मैं चीन के मशहूर बंदरगाही शहर तिanjin में मौजूद हूँ और यहाँ मरीन इंजीनियरिंग के एक स्मार्ट फैक्ट्री अपनी टेक्नोलॉजी के साथ सनत को पार करने की जादुई ताकत दिखा रही है। समंदर तवानाई के खजानों से माला माल है। इसी से समंदरी तवानाई की तरक्की की सनत उभरी है। इंसानी इस्तेमाल के लिए ऑफशोर ऑपरेशंस के जरिए दीर और कुदरती गैस जैसी तवानाई का अखराज इंसानों की दानिश और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की की अक्कासी करता है। मिसाल के तौर पर डीप सी नंबर 1, जिसे बाकायदा तौर पर 25 जून 2021 को पैदावार में लाया गया था, दुनिया का अवरिंग 1 लाख टन गहरे पानी के नीम ज़ेरे वाटर प्रोडक्शन और स्टोरेज का प्लेटफॉर्म है, जिसे चीन ने आज़ादाना तौर पर तैयार किया है। इसके फार होने के बाद कुदरती गैस की मजमूई पैदावार 5 बिलियन क्यूबिक मीटर से तजावुज़ कर गई है। डीप सी नंबर 1 की कुल ऊंचाई 120 मीटर है, जो कि 40 मंजिला इमारत के बराबर है। ज़्यादा से ज़्यादा मंदकरी का हुजूम 110,000 टन है, जो कि 3 दरमियाने दर्जे के त्यारा बरदार जहाज़ों के बराबर है। डीप सी नंबर 1 के असेंबली, खुदकार ऑपरेशन और रोबोटिक असेंबली को समझने के लिए आज हम इस गैर मामूली फैक्ट्री का दौरा करेंगे। ऐसी फैक्ट्री में 3 त्यारा बरदार बहरी जहाज़ों के बराबर ऑफशोर ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। आज हम इस स्मार्ट फैक्ट्री में जाएंगे और इस जायंट स्मार्ट इमारत के अंदर इंटेलिजेंस देखेंगे। अभी हम स्टील स्ट्रक्चर के इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में हैं और ये प्रोफाइल कटिंग प्रोडक्शन लाइन है। अभी आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा स्टील कैसे खुदकार मशीनरी के कंट्रोल में आज़ादाना तौर पर हरकत करता है। जब हम स्टील स्ट्रक्चर के जहीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में आते हैं तो हमें ऑल राउंड बसरी असरात के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। खुदकार वेल्डिंग रोबोट, इंटेलिजेंट असेंबली का सामान, खुदकार जमफरिंग मशीन, खुदकार बीसने वाली मशीन और इंटेलिजेंट पैदावारी आलात लोगों को दिन कर देते हैं। हाई एनर्जी आलात की मदद से वर्कशॉप में कारकुनों की तादाद काफी कम है। हमारे सामने ये पूरा एरिया सिर्फ एक ब्लॉक के लिए है। जो स्टील खरीदा गया है वो खुदकार नेविगेशन, वेल्डिंग और दीगर टेक्नोलॉजी के जरिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह बिल्कुल दुरुस्त तरीके से एक साथ जमा किया जाता है। पूरी फैक्ट्री में इस तरह के 3 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, जिनमें 6 स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लाइंस और 400 से ज़्यादा स्मार्ट आलात और सहूलियात शामिल हैं। जहानत की बदौलत वर्कशॉप की पैदावार कारकर्दगी में 20% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। मेरा मुशाहिदा रहा है कि कुछ कामों में बाकी खतरात लाहक है और मशीनों के जरिए इनकी तकमीर से कारकुनों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सकती है। यहाँ न सिर्फ मसनूआत की पैदावार खुदकार है, बल्कि पूरे प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अमर डिजिटल कंट्रोल में है। DAMS डिजिटल इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रोडक्शन कमांड ऑपरेशन का जिम्मेदार है, जिसे ज़हनी स्केड्यूलिंग और वर्क ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन और हकीकी वक्त में हर प्रोडक्शन लिंक की तामीराती सूरत-ए-हाल को भी ट्रैक कर सकता है। इस वर्कशॉप में हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन के प्रोसेसों की नगरो हमर के लिए ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं और वो खुदकार तरीके से और बहुत दुरुस्त तरीके से मुख्तलिफ साइज पर ये प्रोडक्शन के प्रोसेसों को पहुंचा सकती है। तो ये कैसे होता है? AGV फॉकलिफ्ट के साथ चलते हुए हम फैक्ट्री के इंटेलिजेंट स्टोरेज सेंटर में आए। यहाँ तमाम अनासर को इंतहाई तरतीब के साथ रखा गया है। AGV फॉकलिफ्ट को
हदायत मौसूल होने के बाद ये तरतीबवार तरीके से मटेरियल की पोजीशनिंग, रैपिंग और डिलीवरी को मुकम्मल कर सकती है। ये ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है जो असेंबली किए जा रहे हैं और हर एक का वजन 4000 टन से भी ज़्यादा है। इनमें बहुत से ज़्यादा मुख्तलिफ आलात जैसे तेल और गैस का जहरा, नकलो हमर और एहरकारों के लिए दो रहने की जगह भी शामिल है और स्टील से स्टोरेज और प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म में हैरत अंगेज तब्दीली का एहसास यहाँ होता है। ये स्मार्ट फैक्ट्री चीन की पहली ऑफशोर तेल और गैस के आलात तैयार करने वाली स्मार्ट फैक्ट्री है। ये बड़ी तादाद में जदीद टेक्नोलॉजीज जैसे 5G, सनदी बिग डेटा और AI का इस्तेमाल करती है और तेल और गैस की पैदावार की प्लेटफॉर्म्स और टॉप सेट मॉडल्स, FPSO मॉडल्स समेत आला दर्जे की मसनूआत पर तवज्जो मरकूज करती है। ये एक ऐसी जामी बुनियाद तामीर करती है जो मरीन इंजीनियरिंग की ज़हीन मैन्युफैक्चरिंग, तेल और गैस फील्ड के ऑपरेशन और देखभाल की गारंटी और मरीन टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म को मजबूत करती है, जो चीन में मरीन मसनूआत साथी रवायती लेबर फैक्ट्री की जदीदियत में तब्दीली को मुयसर तरीके से फ़रोग़ देता है। हज़ारों टन वजनी ये जहाज समंदर में जाने वाला है और ये जहाज सिर्फ एक स्टील जेट नहीं है बल्कि इंसानों के लिए तवानाई की जमानत भी है और चीन की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग मुसलसल एक मारूफ और असरी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की राह तलाश कर रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि इंफॉर्मेशन के बगैर जदीदियत का हुसूल नामुमकिन है। साइंसी और टेक्नोलॉजी इंकलाब का नया दौर चीन की सनदी तरक्की के लिए एक चैलेंज और एक मौका दोनों है। इस इंटेलिजेंट फैक्ट्री ने चीन में ऑफशोर तेल और गैस के आलात की डिजिटल और ज़हीन मैन्युफैक्चरिंग के मैदान में तकनीकी खराक को पूरा किया है। इस फैक्ट्री की डिजिटल तब्दीली के अमर की तेज रफ्तार तरक्की जदीद सनत निज़ाम की तामीर के लिए मजबूत मापदंड फराहम करेगी और आर्मी सनदी तरक्की के एक नए मॉडल की रहनुमाई करेगी। चाइना टुडे से इस हफ्ते के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।